Good morning, students. It's our next topic that National Human Rights Commission NHRC establishment इसका जो था वो 2000 में हुआ था. Actually, the real test of the rights given by any constitution is in their actual implementation. The poor, literate, illiterate, and the depressed section of the society must be able to exercise their rights. Independent organizations like the People's Union for the Civil Liberties or the People's Union for the Democratic Rights have been working as the watchdogs against the violation of the rights. In this way, Human Rights Commission was also a type of that organization. It was established in 2000, in the year 2000. The NHRC is composed of a former Chief Justice of Supreme Court, former judges of Supreme Court, former Chief Justice of High Court, and two other members having the great and good knowledge and practical experience related to the human right issues and matters. The commission functions included the inquiry at its own initiatives, ठीक है, और ऑन एनी पिटेंशन कि अगर मतलब जैसे खुद के उसके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं फॉर ह्यूमन ग्रोथ स्पेशली, कोई ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड पिटेंशन तो नहीं आई है, ठीक है, एंड विजिट्स जेल एंड चेक देयर दैट व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस द atmosphere of that jail, ठीक है, its condition, its suitable atmosphere, what type of the behavior of the persons and authorities of their own means कैदी type, these all these things. तिहाड़ जेल से जो PIL आई थी, जो पिटेंशन आया था, उसे ह्यूमन राइट कमीशन इसी के थ्रू उसे वॉच किया गया था. उसके बाद ही वहाँ पे जितने भी इम्प्रूवमेंट और जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो किए गए थे थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू द जेलर, जिसके लिए किरण बेदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ठीक है. एंड ऑल्सो वर्क्स ऑन द कंप्लेंट्स लाइक द कस्टडियल डेथ, कस्टडियल रेप, ठीक है, डिसअपेरेंस, पुलिस एक्सरसाइज फेलियर इन टेकिंग द एक्शंस और इंडिग्निटी ऑफ वुमेन एक्सेट्रा. स्पेशली इंडिग्निटी ऑफ वुमेन मीन्स द रियल situation, the real value of a woman in our society. The most significant effect or the step of this NHRC is work for the disappeared youth in Punjab and investigation एंड ट्रायल ऑफ गुजरात रॉयट्स केस. मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम इसको देखें कि फोकस इसका कहाँ रहा है, इसने किस टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किया है, तो वो पंजाब से जो यूथ धीरे धीरे जो गायब होना शुरू हो गई थी, वहाँ पे जो डिसअपीयरेंस के जो केसेस थे, इसके अलावा जो गोधरा कांड हुआ उस टाइम में, जितने भी गुजरात में जो कम्युनल जोन्स जो बनी थी या हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज़ जो थी, उसको वॉच करना उसका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. कमीशन डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल पावर. NHRC के पास में कोई ज़्यादा ऑफिशियल पावर्स नहीं होते हैं. इट मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट और टू द कोर्ट्स. ये सिर्फ अपने रिसर्च के बेसिस पे, या इट वर्क्स लाइक एन NGO, एक NGO की तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है. नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वर्क करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन फॉर द सक्सेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स DPSP वर्क करता है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, दे न्यू अबाउट द फ्यू चैलेंजेस अबाउट द इक्वलिटी, द वेल बीइंग ऑफ ऑल द सिटीजन्स. भाई इंडिविजुअली जो है वो तो वर्क करता है, फंडामेंटल राइट्स वर्क करते हैं, यानी मेरा जो प्रॉफिट है, मेरी जो ग्रोथ है, मेरी फ्रीडम, मेरी इक्वालिटी, मेरे राइट्स के बारे में तो मैं फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग सोचूंगी. बट अबाउट द इंटायर सोसाइटी, ऑल सिटीजन्स, उस पर कौन फोकस करेगा? तो उस पर फोकस करता है DPSP, ठीक है. टू हैंडल दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस, टू हैंडल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेटर, उसने कुछ गाइडलाइंस दी, ठीक है. DPSP इज़ जस्ट लाइक फ्यू गाइडलाइंस, ठीक है. ये लीगल इन्फोर्सेबल है, यानी गवर्नमेंट हो गई या जुडिशरी हो गई, वो हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम इसके प्रोविजंस को अडॉप्ट करें, ठीक है, ठीक. और गवर्नमेंट कैनॉट इम्प्लीमेंट
वी कैन नॉट गो टू कोर्ट, हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट इसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। अगर कहीं पे भी हम सोशल वेलफेयर नहीं देखते हैं तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, स्पेशली अगर हम DPSP की बात करें तो ये जितने भी गाइडलाइंस हैं, ये प्रोविजंस हैं, इन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फीचर्स आती हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स for the entire society, that society should adopt these goals and objectives. Rights for individuals to enjoy the fundamental rights, means according to DPSP gives some guidelines for the individuals to enjoy their own fundamental rights. Few policies that government should adopt that type of policies for the welfare of the entire society. What was the effect of it? दैट जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था? अबॉलिशन हो गया ज़मींदारी सिस्टम का, उसे अबॉलिश कर दिया गया। बैंक्स जो थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। फैक्ट्री से रिलेटेड लॉज बने, फिक्स्ड द मिनिमम वेजेस कि एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा। मेल और फीमेल पे जो डिफरेंसेस आते थे वो नहीं किए गए, ठीक है। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो थी उनका प्रमोशन शुरू हो गया, उनकी ग्रोथ जो थी वो यहाँ पे शुरू कर दी गई। SC और ST जो कम्युनिटीज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ जो थे या बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था वो शुरू कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन यहाँ पे दिया गया। इवन द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज एंड राइट टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए। एंड द स्कीम मिड डे मील स्कीम टू प्रमोट द प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील जो था उसे सपोर्ट किया गया। Now what is the difference between the fundamental rights and DPSP? What is the major difference between both the terms? Both are complementary to each other. दोनों जो हैं वो complementary हैं एक दूसरे के लिए. That we can say that fundamental rights are restrain the government from doing certain things and these are not. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रेशर बना सकती हैं, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, इवन करेगी। बट DPSP जो है उसके लिए कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंड DPSP वो वर्क करती है, वॉच करती है फॉर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वैसे तो 1950s से ही इसके लिए वर्क होना शुरू हो गया था, बट 1973 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक लीगल जजमेंट दिया इसके लिए, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे फंडामेंटल राइट्स से रिप्लेस कर देना चाहिए। और 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। अंडर आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग इसे लीगल बना दिया गया, और उसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 के बजाय 6 रह गए। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन बना था और ये रशिया की इन्फ्लुएंस से बना था। हम रशिया से इन्फ्लुएंस हुए थे कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, यानी हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। ये 1976 से 6 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है 51A। इसमें ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन इसमें 11th ड्यूटी जो है वो 86th अमेंडमेंट से जुड़ती है, ठीक है। दैट इज़ द फ्री एंड प्राइमरी और कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years old।